मीटियोराइट के गिरने, योर नेम और मौसम की अनियमितता के बाद शिनकाई संग हमें अपनी डिजास्टर ट्रिलॉजी का आखिरी चैप्टर पेश करते हैं। इसमें साथ ही शामिल हैं योर चेयर और जर्नी टू लिनिया। फिल्म देखने के बाद इस कंटेंट को जरूर इस्तेमाल करना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयान। ये फिल्म कही जा सकती है कि चेन गे के पहले से बनाए हुए मैच्योर ऑडियो विजुअल सिस्टम को आगे बढ़ाती है। इसका विजुअल स्टाइल एकदम खूबसूरत, ताज़ा और हमेशा दिल को सुकून देने वाला है। शिनकाई माही की फिल्में अक्सर हकीकत और फैंटेसी के बीच झूलती रहती हैं। जर्नी टू लिनिया में भी जगह जगह पर लेयर वाली स्पेशली स्टैक्ड सेटिंग्स हैं। म्यूजिक की स्टाइल की बात करूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सीरीज की पहली 2 फिल्मों के मुकाबले इसमें और अच्छे सुधार किए गए हैं। टाइमिंग का इस्तेमाल और भी ज़्यादा सटीक है। तेज रफ्तार म्यूजिक रियल लाइफ हारमोनी के साथ सुनने में बहुत अपीलिंग है और लंबे टाइम तक याद रह जाता है। विजुअल और ऑडिटरी एलिमेंट्स शिनकाई माई के काम की बुनियाद है। जर्नी टू लिनिया उसी नींव पर और मजबूत बनती है। चलो पहले फिल्म की ओपनिंग स्टोरी देखते हैं। ये फिल्म शिनकाई माई का ब्रेक थ्रू इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट में गहरी सोच एक अहम हिस्सा है। 11 मार्च 2011 को जापान के सेंडाई में 9.0 मैग्नीट्यूड का जबरदस्त भूकंप आया। उसके बाद आई सुनामी और बाढ़ ने हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। फिल्म की नायिका लिनिया का परिवार इसी इलाके के पास रहता है। अगर ध्यान से फिल्म की इमेजेस देखो तो तुम्हें शिनकाई संग की मंशा साफ दिखाई देगी। जैसे कि एक फ्रेम में लिनिया की जर्नी शुरू होती है और वो फोटो असल में 31/11 भूकंप के बाद का सीन है। दोनों को मिला के देखो तो फिल्म और भी झकझोर देती है। लिनिया की माँ उसी भूकंप में मारी जाती है और फिर वो अपनी मौसी के पास रहने चली जाती है। अब आते हैं फिल्म की डिजास्टर सेटिंग पर। पूरे जापान में जगह जगह वेब पोर्टल्स बिखरे पड़े हैं जो 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स को जोड़ते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर की दुनिया सबको मालूम हो जाती है, लेकिन एक बार पोर्टल खुल गया तो जो छिपी हुई बुराई है जिसने डिजास्टर करवाया था वो हकीकत बन जाएगी। लिनिया की जर्नी में डिजास्टर एक बड़े भूकंप के रूप में सामने आता है। अब वो हाई स्कूल की स्टूडेंट है और एक दिन उसकी मुलाकात होती है कहानी के हीरो कुसाईताई से। कुसाईताई एक गेटकीपर है जिसका काम अलग अलग जगह के दरवाजे बंद करना है, पर गलती से लिनिया वो चाबी हटा देती है जो डिजास्टर को दबाए रखती थी। नतीजा ये निकलता है कि जापान भर में दरवाजे एक के बाद एक खुलने लगते हैं। फिर लिनिया और कुसाईताई निकलते हैं पूरे जापान की रोड ट्रिप पर, उस चाबी को ढूंढने और दरवाजों को दोबारा बंद करने। इसलिए इस फिल्म को जॉनर के हिसाब से एक रोड मूवी कहा जा सकता है और यही शिनकाई मकोटो का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट और ब्रेक थ्रू भी है। अब चलो इस कीवर्ड नॉलेज को और बढ़ाते हैं और कहानी के मेटाफर समझते हैं। कई जापानी मिथकों और किस्सों में भूकंप को एक शाप और अप्राकृतिक घटना माना गया है। सबसे कॉमन थियरी यह है कि ये धरती के नीचे रहने वाली बड़े कैटफिश की हलचल से होते हैं। पहले लोग मानते थे कि जापानी आइलैंड्स के नीचे लंबे लंबे विशाल जीव रहते हैं। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इंटरव्यू के दौरान शिनकाई मकोटो ने कहा कि ये इमेजिनेशन उनकी नॉवेल द ईविल ऑफ द फिश की इंस्पिरेशन थी। असल में उनका कहना था कि भूकंप हमें चेतावनी देते हैं इंसानी हरकतों से हुई नेचुरल बैकलैश की, जैसे कि ज्यादा ब्लास्टिंग, माइनिंग या न्यूक्लियर टेस्टिंग। हाल के सालों में ये भी कयास लगाए गए कि जापान में भूकंपीय हलचलें, जिनमें 311 वाला भूकंप भी शामिल है, सिर्फ नेचुरल वजहों से नहीं बल्कि न्यूक्लियर टेस्टिंग से भी जुड़ी हो सकती हैं। फिल्म में एक लकड़ी का खूंटा दिखाया गया है जो जापानी पौराणिक धरती और पानी के देवता से बदला गया है। इस खूंटे को कैटफिश दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिल्म में ये एक बिल्ली बन जाती है जिसका नाम है मिनिस्टर। इसके साथ एक काली बिल्ली भी है जो लेफ्ट मिनिस्टर की चाबी रखती है। शुरुआत में जब मिनिस्टर मस्ती और शरारत करता है तो कई लोगों को लगेगा कि ये तो विलन है, पर बाद में पता चलता है कि असल में मिनिस्टर तो उन्हें अलग अलग वेब पोर्टल्स तक ले जा रहा था। लिनिया और सोटा को एक पुराना क्लोज डोर मैनुअल भी मिलता है जिसमें मिनिस्टर और लेफ्ट मिनिस्टर का इतिहास लिखा है। इन सुरागों से अंदाज़ा लगता है कि बहुत पहले ये दोनों भी क्लोज डोर टेक्निक थे जो हालात संभालने और पोर्टल सील करने के लिए खुद को चाबी में बदल लेते हैं। उनकी बिल्ली वाली शक्लें बस अस्थायी थी, इसलिए दोनों इंसानी भाषा बोल सकते हैं। फिल्म में सोटा के दादा कहते हैं कुंजी बनना बहुत बड़ा सम्मान है और सोटा ने तो आखिर में खुद ही ये फैसला कर लिया था। इसका मतलब है कि सोटा का चाबी बनना पहले से तय था, न कि इसलिए कि मिनिस्टर को लिनिया ने बाहर निकाला। अब सोचो, जब लिनिया ने मिनिस्टर को खंडरों में देखा तो वो अकेले ही एक गड्ढे में रह रहा था। अकेलेपन से टूटने के बाद जो पहला इंसान उसने देखा वो लिनिया थी, इसलिए उसका लगाव वैसे ही था जैसे बच्चे का अपनी माँ से। लिनिया ने उसे मजाक में कहा भी था, क्या तुम हमारा बच्चा बनोगे? तभी से वो मासूम सा बिल्ली का बच्चा बन के परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करता रहा। पर जब लिनिया खुद को बलिदान करने लगी तब मिनिस्टर को एहसास हुआ कि वो उसका बच्चा नहीं बन सकता।
आखिरकार वो खुद कुंजी बनकर फिर से बलिदान दे देता है। ये पल बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। फिल्म में कॉमन सेंस और वेब गेट भी दिखते हैं। जापानी कल्चर में कॉमन सेंस को दैवीय, अमर और परलोक जैसा क्षेत्र माना गया है। यहाँ समय और यादें एक साथ मौजूद हैं। दिन रात और सूरज तारे हमेशा साथ साथ रहते हैं। कहानी का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब आज की लिनिया कॉमन सेंस में अपनी छोटी उम्र वाली लिनिया से मिलती है। माँ की मौत के बाद बच्चे लिनिया उसी गम में अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते कॉमन सेंस पहुँच गई थी। असल में वो लड़की जिसकी पीठ छोटी लिनियावे देखी थी, वही उसकी बड़ी हो चुकी खुद थी। इस सीन ने कहानी को टाइम और इमोशन के लूप में बांध दिया है। बड़ी लिनिया अपनी छोटी उम्र वाली खुद से कहती है कि चाहे अभी कितना भी दुख है, मैं बड़े होकर सफल रहूंगी। डरो मत, भविष्य बिल्कुल डरावना नहीं है। डायरेक्टर शिनकाई की असली सोच यही थी कि लिनिया की इस जर्नी में सेल्फ रिडेम्पशन यानी खुद को खुद ही बचाना दिखाया गया। फिल्म में ज्यादातर लोग छिपी हुई बुराई नहीं देख सकते, पर लिनिया देख सकती है। ये उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से है। कॉमन सेंस सिर्फ परलोक नहीं, बल्कि इंसान के दिल का अंधेरा भी है। दर्द, नकारात्मक भावनाएं और खोई हुई यादें, ऐसे ही ट्रॉमा झेल चुके लोग ही दरवाजे खोल सकते हैं और सच्चाई देख सकते हैं। इसलिए हर दरवाजा बंद करना लिनिया के लिए अपने अंदर की धुंध हटाना है, अंधेरे से निकलकर असली जिंदगी अपनाना और नई शुरुआत करना। कई लोग कहेंगे कि लिनिया और सोटा की मुलाकात बहुत अचानक हुई, पर सच तो यह है कि लिनिया बचपन में पहले ही सोटा से मिल चुकी थी। यही याद उसकी परवरिश में सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए बड़े होकर मिलने पर उसे लगा कि ये इंसान तो बहुत अपना है। यही किस्मत का एक और चक्र है समय और जगह के खेल में। इस बार डायरेक्टर ने लव स्टोरी को जानबूझकर कमजोर रखा है। उनकी पिछली फिल्मों में फोकस पर्सनल रिलेशन पे था, पर यहाँ उन्होंने दायरा बढ़ाकर परिवार और फिर पूरे समाज तक ले लिया है। लिनिया और उसकी मौसी का रिश्ता बाहर से तो शांत दिखता है, पर अंदर ही अंदर उसमें दरार है। लेफ्ट मिनिस्टर के असर से उसकी मौसी सच्चाई बोल देती है कि उसने अपनी जवानी लिनिया को पालने में बर्बाद कर दी। दोनों ने सालों तक खुलकर बातें नहीं की थी, जिससे लिनिया के अंदर नाराजगी भर गई थी। पर जब सच सामने आया तो दोनों ने एक दूसरे की असली भावनाओं को समझा और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। जर्नी टू लिनिया में ग्रुप सेटिंग भी है, जिससे थीम और भी बड़े पैमाने पर समाज और देश तक पहुंचती है। योर नेम और वेदरिंग विद यू में भी आपदा और पर्यावरण के थीम थे, पर जर्नी टू लिनिया कहीं ज़्यादा डायरेक्ट और गहरी है। जापान में बार बार आने वाले भूकंप सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो इकोनॉमी, ज़मीन, इमारतें और सबसे बढ़कर परिवारों को तबाह कर देती हैं। शिनकाई चेंग ने इस फिल्म में खंडरों को ही मुख्य सेटिंग बनाया है, और रोड मूवी के स्ट्रक्चर में जब भी हीरो किसी खंडर में प्रवेश करता है, हम देखते हैं